हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक ऑन द सेम डे। ठीक है, तो हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के 2 टॉपिक्स थे, चैप्टर नंबर 3 के 2 टॉपिक्स थे जो हमने मॉर्निंग में पढ़े थे। चैप्टर नंबर 5 स्मार्ट नोट्स ओपन कर लो, फटाफट से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक वाज ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। इसमें हमने पढ़ा था मैकेंजी 7S मॉडल। मैकेंजी 7S मॉडल क्या बोल रहे हैं? McKinsey 7S model is talking about hard elements and soft elements. ठीक है, there are 3 hard elements and 4 soft elements. And McKinsey and company जो consultant company उन्होंने ये framework दिया है and they are saying कि ये सारे जो elements है they are very much interrelated to each other. ठीक है, and it is important कि इनका interaction एक दूसरे से properly होना चाहिए in order for the organization to be very effective. Ultimately ये जो 7S structure है उससे उनका कंक्लूजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप इफेक्टिवनेस कैसे ला सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो सो दैट आपका बिजनेस पूरा बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करे। राइट, सो दे आर सेइंग कि ये 7 एलिमेंट्स का आपस में प्रॉपरली इंटरेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, The goal of the model is to depict how effectiveness can be achieved in organization through interactions of hard and soft elements. 3 hard elements are there: strategy, structure, systems. ये 3 hard element है. Then 4 soft elements are there: shared values, staff, skill and style. Shared values, staff, skill and style. सारे S से ये, ठीक है? Can you remember this elements? Hard elements में 3 है. Without looking at the book try करो, बिना देखे try करो. 3 hard elements: strategy, structure, system. Strategy, structure, system. Soft elements: skills, staff, shared values style. एंड स्टाइल। स्टाइल से उनका मतलब है लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट जब तक एक दूसरे से प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस नहीं होगा। ठीक है, एंड इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। मैकेंजी 7S मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे। क्या थे? फर्स्ट ये था कि या इट इज इग्नोरिंग एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑल टुगेदर। जितने 7 एलिमेंट्स है ऑल ऑफ देम आर इंटरनल, सो इट इज नॉट कंसिडरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके इफेक्टिवनेस पे इम्पैक्ट कर सकता है। राइट, सेकेंड राइट, इफेक्टिवनेस की ये बात कर रहा है पर इफेक्टिवनेस को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इफेक्टिवनेस एक्चुअली मींस अकॉर्डिंग टू मैकेंजी। ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। थर्ड, ये बहुत ज्यादा स्टैटिक है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं, एज इट इज है और रिजिड है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कंसेप्चुअलाइजेशन और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के बीच का जो गैप है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मलाइज करते हैं उस टाइम पे हमारे एलिमेंट्स अलग टाइप से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तब ये सारे एलिमेंट्स अलग टाइप से इंटरेक्ट करते हैं। वो गैप इन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। ठीक है, सो दैट इज अबाउट मैकेंजी 7S मॉडल। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक चैंडलर्स स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर का जो फ्रेमवर्क है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, मिस्टर चैंडलर ने स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर ये दोनों चीज़ों के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बोली। उन्होंने ये बोला कि स्ट्रेटेजी जो है और स्ट्रक्चर, आपके बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हो और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये हमेशा एक दूसरे से सिंक मतलब कि अलाइंड होना चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपकी स्ट्रेटेजी से हमेशा अलाइंड होना चाहिए बिकॉज ऑफ 2 मेजर रीजंस। इट इज इंपॉर्टेंट कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्ट्रेटेजी देयर हैज टू बी अ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देयर आर 2 मेजर रीजंस व्हाई। व्हाट आर दे? फर्स्ट, हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर मेड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो हम छोटे छोटे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल्स बनाते हैं दे आर मेड एज पर आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने सुबह डिस्कस किया था कि आपका अगर ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर है तो आपके जो टारगेट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो एरिया वाइज बनेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज स्ट्रक्चर है, डिवीजन है, तो प्रोडक्ट वाइज आपके टारगेट्स बनेंगे। राइट, सो योर ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर डिसाइडेड एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन इज ऑल्सो डिसाइडेड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Your resource allocation depends on what organization structure you are adopting, right? So because of these 2 reasons, whenever there is a change in strategy, there has to be a change in organization structure. ठीक है, और चैंडलर ने ये भी बोला है कि essentially structure always follows strategy. स्ट्रेटेजी पहले, स्ट्रक्चर बाद में। स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो, एडप्ट करो, फ्रेम करो, बेस्ड ऑन दैट अपना स्ट्रक्चर जो है वो
डिसाइड करो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। गॉट इट? ठीक है। फ्रेमवर्क जो था चैंडलर का वो ये बोल रहा था कि वेन एवर न्यू स्ट्रेटेजी इज फॉर्म्ड, और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, जो पुराना स्ट्रक्चर था वही यूज कर रहे हो विथ न्यू स्ट्रेटेजी, तो देयर हैज टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कमिंग इन। बिकॉज ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो है ये काफी ज्यादा डिक्लाइन होगा। एंड इन ऑर्डर टू रिवर्स दैट, आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपको नया स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना होगा। जब आप नया स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस उससे फिर से इंप्रूव होगा, फिर से आप नई स्ट्रेटेजी बनाओगे, अगेन द सेम थिंग वुड ऑलवेज फॉलो। ठीक है। एंड यू कैन एसेंशियली रिमूव दिस 2 स्टेजेस, ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम और परफॉर्मेंस डिक्लाइन, ये आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपने नई स्ट्रेटेजी के साथ ही उससे अलाइन होने वाला नया स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर लिया तो। गॉट इट? Changes in corporate strategy often require changes in the way organization is structured for 2 major reasons. First, structure largely depicts how operational objectives and policy will be established to achieve strategic objectives. जो हमारे स्ट्रेटेजी के लिए कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए हम लोग ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मतलब हर एक डिवीजन के लिए या हर एक फंक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को बोलते हैं ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो वो ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। गॉट इट? सेकेंड मेजर रीजन, स्ट्रक्चर डिक्टेट्स हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना है। अकॉर्डिंग टू चैंडलर, चेंजेस इन स्ट्रेटेजी लीड्स टू चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चैंडलर फाउंड अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सीक्वेंस टू बी ऑफन रिपीट, ये जो हमने पढ़ चुके थे, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, एसबीयू। दिस इज अ स्ट्रक्चर जो जनरली रिपीट होता है एज यू ग्रो यू शिफ्ट टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बट देन देयर इज नो थंब रूल कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो सूट होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। No optimal organization design or structure, no one optimal organization design or structure for a given strategy. कोई एक स्ट्रक्चर जो है but हर स्ट्रेटेजी को सूट करेगा, you cannot say that. There is no thumb rule. ठीक है। So this is about chapter 5 के टॉपिक्स। ओपन चैप्टर नंबर 3 इन योर स्मार्ट नोट्स। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ने पढ़ा था, स्मार्ट नोट्स ओपन कर लो। चैप्टर नंबर 3 हमने सुबह टॉपिक कवर किया था, अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स एंड मेंडलोस मैट्रिक्स। अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशन इज अ कोलिजन, अ ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है। एनी एंटिटी, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज एसोसिएटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन इन सम और द अदर वे इज आवर स्टेक होल्डर। ठीक है। स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे एम्प्लॉइज और हमारे कंपेटिटर्स, गवर्नमेंट। ठीक है। ये सारे हमारे हो सकते हैं नहीं, ये सारे हमारे होते हैं स्टेक होल्डर्स, राइट। स्टेक होल्डर्स जो है इनके 2 फीचर्स होते हैं। वन, दे हैव स्टेक, मतलब दे हैव इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। सेकंड, दे हैव पावर टू इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, रीड करते हैं। फर्म में इट इज कोलिजन ऑफ स्टेक होल्डर्स। फर्म हमेशा क्या होती है? कोलिजन मतलब कोई ग्रुप ऑफ, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स ऑल टुगेदर। कोलिजन ऑफ स्टेक होल्डर्स कैन बी डिफाइंड एज एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड हैज इंटरेस्ट और इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर इंक्लूड्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, कस्टमर, वेंडर्स, गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस, लोकल ग्रुप्स एक्सेट्रा। Each stakeholder exerts a different level of influence and can have different level of interest in the organization. हर एक स्टेक होल्डर का पावर और इंटरेस्ट जो है बिल्कुल भी सेम नहीं होता, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। ठीक है। अब इन सारे स्टेक होल्डर्स को वंस वी आइडेंटिफाई हु आर आवर स्टेक होल्डर्स और किसका कितना लेवल ऑफ इंटरेस्ट है और किसका कितना लेवल ऑफ पावर है, वी नीड टू मैनेज आवर स्टेक होल्डर इन ऑर्डर टू रन आवर ऑपरेशंस स्मूथली। स्टेक होल्डर्स कैन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकता है और आप हमेशा सारे स्टेक होल्डर्स को खुश नहीं कर सकते। यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज योर स्टेक होल्डर्स बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। ठीक है। तो मेंडलोस ने एक मैट्रिक्स दिया था जिसमें बताया था कि हाउ टू मैनेज योर स्टेक होल्डर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स या फिर सिंपली मेंडलोस मैट्रिक्स। ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे देयर इज पावर और इन्फ्लुएंस, हॉरिजॉन्टल पे देयर इज इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। 4 टाइप के बॉक्सेस जो आपके 4 टाइप का ये हो सकता है। नंबर 1 इज द की प्लेयर, जो सुबह हमने डिस्कस किया था, हमने नंबरिंग दी थी। ठीक है। नंबर 1 इज द की प्लेयर, नंबर 2 इज द कीप सेटिस्फाइड वाला, नंबर 3 इज कीप इन्फॉर्म्ड वाले एंड नंबर 4 इज लो प्रायोरिटी वाले। तो
एक सेकेंड। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, हर एक क्वाड्रेंट को हमने नंबर दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है की प्लेयर्स इसलिए बिकॉज उनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में और उनका पावर भी बहुत हाई होता है। इनके साथ हमको क्या करना है, हाउ टू मैनेज देम, वी हैव टू मैनेज देम वेरी क्लोजली। उनको बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखना है, डिसीजन मेकिंग, उनकी एडवाइस लेते रहनी है और एंगेज रेगुलरली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना आपका बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, ठीक है, या शेयर होल्डर्स, ठीक है, इनका पावर भी बहुत हाई रहता है, इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। कम टू मैट्रिक्स नंबर 2, कीप सेटिस्फाइड, जिनका पावर बहुत हाई रहता है, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है। गवर्नमेंट, कस्टमर, इनको आप कैसे मैनेज करोगे? कंसल्ट ऑफन और टू इंक्रीज द इंटरेस्ट कैन बी हिंड्रेंस टू न्यू आइडियाज। इनको कंसल्ट करते रहो, इनको सेटिस्फाइड रखो। यू कीप सेटिस्फाइड मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर लो। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है आपके प्रोडक्ट से उसको फुलफिल करो। गवर्नमेंट जॉब से चाहते हैं कि आप ये कंप्लायंस करो, टैक्सेस पे करो, टाइमली रिटर्न्स भरो, तो आप वो करो। यू कीप देम सेटिस्फाइड, ठीक है। नंबर 3 कीप इन्फॉर्म, ये वो वाले स्टेक होल्डर्स है जिनका पावर इन्फ्लुएंस कम है लेकिन इनका इंटरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत हाई है। आपके एम्प्लॉइज, आपके वेंडर्स, इनको आपको क्या करना, यू एंगेज इन डिसीजन मेकिंग, इनको आप इन्फॉर्म रखो बेसिकली और इनसे कंसल्ट करो इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आपके जो एम्प्लॉइज है या आपके जो वेंडर्स है कभी कभी आपको बहुत ही फ्रूटफुल सजेशन दे सकते हैं, इनसे फीडबैक लेते रहो। तो इनसे आप रेगुलरली अच्छा रिलेशन मेंटेन करो सो दैट नो इश्यूज शेल अराइज बिटवीन यू एंड देम। इनसे आपके रिलेशन हमेशा कॉर्डियल रहे, आपके और आपके वेंडर्स के बीच में या एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी जो है इश्यूज रेज ना हो। यू मेक श्योर एंड यू कीप देम इन्फॉर्म अबाउट योर बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। 4th इज लो प्रायोरिटी, इनका पावर भी कम है, इनका इन्फ्लुएंस भी कम है। एग्जाम्पल, मीडिया हाउसेस, ठीक है, इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। आपको इनसे कोई, इनके लिए कोई एक्शन लेनी नहीं है। ऑल यू टू डू इज मॉनिटर देम। आपको बस मॉनिटर करते रहना कि वो अपना क्वाड्रेंट चेंज ना कर ले, वो जिस क्वाड्रेंट पे है वहां पर है। कोई भी स्टेक होल्डर विद द डायनेमिक बिजनेस सिचुएशन जो है, स्टेक होल्डर्स अपना क्वाड्रेंट चेंज भी कर सकते हैं। आज जिनका पावर हाई है कल लो भी हो सकता है, जिसका इन्फ्लुएंस आज ज्यादा है वो कम भी हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग एंड दैट इज व्हाई मेंडलोस मैट्रिक्स आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए सो दैट यू नो कि आपका कौन सा स्टेक होल्डर कौन से मैट्रिक्स में, सो यू टेक अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन ले सको और स्टेक होल्डर्स को सही से मैनेज कर सको। ओके, so that is about Mendelow's matrix. So that's good. Let's start our topic for today.